नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर एडुटेरिया की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, तो इसी के तहत आज के वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया की जो ईयरली बुक न्यू आई है, जिसमें सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इस बुक के जो पहले प्रैक्टिस सेट है, आप इस बुक के अंतिम में 15 करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो उसके पहले प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग कवर करेंगे। जहां ज़रूरत होगी दोस्तों वहां हम एक्सप्लेनेशन मैंने खुद ऐड किया है, जहां इमेज की ज़रूरत होगी इमेज के माध्यम से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो सीरीज स्टार्ट होगी और एक एक करके मैं सारे 15 जो सेट दिए गए हैं करंट अफेयर्स के उसको मैं कवर करवाऊँगा एक एक वीडियो के माध्यम से। तो आज पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 प्रश्नों को लेकर चलेंगे। दोस्तों आगे प्रश्न सीरीज की शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 का प्रैक्टिस सेट 1 और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके सामने, ए चार्ल्स मिशेल, बी एंटोनियो कोस्टा, सी हरमन वान रोम्प्यू या वान डेर लेयन, डी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी एंटोनियो कोस्टा। अब थोड़ा हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं, मैंने इस एक्सप्लेनेशन को ऐड किया है, डिटेल में समझते हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय संघ के शीर्ष निकाय यानी यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष जून 2024 में चुने गए हैं और इस पद पर उन्होंने किसी का स्थान लेंगे। तो इससे पहले बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री जो है चार्ल्स मिशेल वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं यानी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जो कि दिसंबर 2019 से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगा यानी 30 सितंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा और 1 अक्टूबर से पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बन जाएंगे। दोस्तों यूरोपीय परिषद में दो महत्वपूर्ण निकाय होते हैं, मैं एक एक करके उसे समझाऊंगा। पहले आपको बताता हूँ यूरोपीय परिषद। तो यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ का एक निकाय है। इसमें यूरोपीय संघ के 27, जो आपको पता ही होगा यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन में 27 देशों का एक संगठन है। तो इसमें 27 राष्ट्रों के शासन प्रमुख के अतिरिक्त यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, दो महत्वपूर्ण पद होते हैं दोस्तों। यूरोपीय आयोग और उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं और फिर यूरोपीय परिषद उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का चुनाव परिषद के 27 राष्ट्रों के शासन प्रमुखों द्वारा गुप्त मतदान से हुआ और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ और चुनाव में यूरोपीय परिषद में 19 जुलाई को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ और इस आयोग में जो वर्तमान अध्यक्ष है यानी यूरोपीय आयोग की वर्तमान अध्यक्ष जो है जर्मनी की, आपने नाम सुना होगा, उर्सुला वान डेर लेयन, यह दूसरी कार्यकाल हेतु फिर से 5 वर्ष के लिए चुन ली गई है। तो आपके पास दो क्वेश्चन है। तो वर्तमान में जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है जर्मनी की उर्सुला वान डेर लेयन, वो 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई है और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अब हो गए हैं पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा। तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन, ठीक है, ये दो पोस्ट आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, असम, सिक्किम, लद्दाख या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लद्दाख। तीसरा प्रश्न, चौथी बिस्मटेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है और आपको दो कथन दिए गए, उसके बाद ऑप्शन दिए गए, आपको चुनना है। पहला कथन है, यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है, भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया। अब उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य है? केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों सत्य है और चौथा ऑप्शन है ना ही ए सत्य है और ना ही बी सत्य है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, केवल ए सत्य है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। केवल ए सत्य है मतलब
यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया ये मैं आपको बता देता हूँ। बिस्मटेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी बैठक म्यांमार की राजधानी नेपितो में 27 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। इस बैठक में भारत का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है दोस्तों, अजीत डोभाल ने किया, ना कि सुरक्षा सचिव ने, ठीक है। तो इस बैठक में भारत का नेतृत्व NSA अजीत डोभाल ने किया। बैठक में अजीत डोभाल ने अपने म्यांमार समकक्ष एडमिरल मुआंग से मुलाकात की थी। बिस्मटेक 5 दक्षिण एशियाई देशों कौन कौन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत और श्रीलंका तथा 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी साउथ ईस्ट नेशंस म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ता है, यानी 7 सदस्यों का ये संगठन है, ठीक है, जिसका सचिवालय कहाँ है, ढाका में है। बिस्मटेक का सचिवालय कहाँ है, ढाका में। चौथा प्रश्न दोस्तों, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, उसके बाद ऑप्शन दिए गए। पहला कथन है यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दूसरा है यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने, केवल एक सत्य है, बी केवल 2 सत्य है, ए और 1 और 2 दोनों सत्य है, या ना ही ए और ना ही 2 दोनों, मतलब कोई सत्य नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों उसका ऑप्शन बी, यानी केवल 2 सत्य है। एक्सप्लेनेशन में आपको समझाते हैं। हाल ही में भारतीय दल ने मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर के 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय शांति सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के 21वें संस्करण में भाग लिया। यानी यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं है। यह पहला कथन था ना, भारत और मंगोलिया का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ना होकर यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जिसका 21वां संस्करण हुआ मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। तो पहला कथन असत्य है, केवल दूसरा कथन ही सत्य है। पहला कथन यह द्विपक्षीय अभ्यास ना होकर बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है। 5वां प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है आपके सामने, भूटान, भारत, नेपाल या म्यांमार। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके सामने, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो सही उत्तर है दोस्तों विश्व बैंक ने $1.5 मिलियन के ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है। किसके लिए? तो भारत की हरित हाइड्रोजन पहल को समर्थन के लिए। याद रखिएगा, $1.5 मिलियन विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वां प्रश्न, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए शिवांगी पाठक, बी निरुपमा पांडे, सी लक्ष्मी झा या डी बछेंद्री पाल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले बीपीएससी में या बिहार से रिलेटेड जितने भी परीक्षा है उसमें ये पूछे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर है लक्ष्मी झा। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वह बिहार के सहरसा जिले की है। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड स्थित बनगांव ग्राम की बेटी लक्ष्मी झा ने मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू, याद रखिएगा, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। इस चोटी पर तिरंगा फहराने वाली लक्ष्मी पहली भारतीय महिला है। कहाँ की है ये? बिहार के सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के बनगांव गांव की बेटी है लक्ष्मी झा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? WHO, यूनिसेफ, UNODC या यूनेस्को। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी UNODC। यह वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट UNODC द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न आपको कूट की सहायता से आपको मिलान करना है। एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरा तरफ राज्यपाल दिया गया है। राज्य में है तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड या छत्तीसगढ़, और राज्यपाल की तरफ है 1 नंबर पर ओम प्रकाश माथुर, 2 नंबर पर विष्णुदेव वर्मा, 3 नंबर पर रमन डेका और 4 नंबर पर संतोष कुमार गंगवार। तो सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों। यहाँ पे आप दूसरे साइड में देख सकते हैं कूट में। तो आपको सही उत्तर मैं बता देता हूँ, बी सही उत्तर है, यानी तेलंगाना के राज्यपाल है विष्णुदेव वर्मा, ठीक, सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं रमन डेका। याद रखिएगा, ठीक है। इसे
2 बार रिपीट करिएगा, आपको याद हो जाएगा। 10वां प्रश्न, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, या मंगोलिया के उलान बटोर में, या मेघालय के उमरोई में, या असम के गुवाहाटी में? तो यह सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी, मेघालय उमरोई। 11वां प्रश्न, जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की? ऑप्शन है ए, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। ऑप्शन बी, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ए और बी दोनों हो गए, नहीं सॉरी, बी ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। एक्सप्लेनेशन में आपको समझा देते हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 29 जुलाई 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी IIT दिल्ली में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह की उपस्थिति में ऐसे उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित विचार आमंत्रित करने के लिए आइडियाज फॉर लाइफ का शुभारंभ किया, जो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहारिक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। तो यह पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित यह पहल है, क्या? आइडियाज फॉर लाइफ। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, या कर्नाटक में? तो सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। 13वां प्रश्न, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत किया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र, या नाबार्ड, ऑप्शन सी नीति आयोग, या डी वित्त मंत्रालय। तो यह योजना शुरू की गई है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने 4 जुलाई को संपूर्णता अभियान शुरू किया। क्या है ये? तो 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले 3 महीने इस व्यापक अभियान का लक्ष्य सभी आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में संकेतकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना है, माने 100% ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है। संपूर्णता अभियान कितने तरह के? तो 12 सामाजिक क्षेत्रों में, एक एक करके हम लोग देख सकते हैं। आकांक्षी ब्लॉक के KPI और आकांक्षी जिलों के KPI, तो यही 6 को दोनों जिले और ब्लॉक में रिपीट किया गया है। आप इन दोनों 6 पहलों, ये 6 और जिलों वाले 6 दोनों ही पहल समान है, बस यहाँ ब्लॉक है और यहाँ जिला है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित जंक DNA क्या है? ऑप्शन ए DNA के क्षेत्र जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, ऑप्शन बी DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र, ऑप्शन सी कोशिकीय श्वसन में प्रयुक्त DNA, या ऑप्शन डी DNA जो पूर्णतः कार्यात्मक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों DNA के गैर कोडिंग क्षेत्र। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या चेन्नई? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां प्रश्न, नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है 3 कथन दिए गए, उसके बाद आपको चुनना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कथन है KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN UML और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है। तीसरा कथन है नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ था। और निम्नलिखित में से आपको चयन करना है कौन सा सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या 1 और 3 सही है, या 1, 2 और 3 यानी
तीनों ही कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केवल 2 और 3 सही है। केपी शर्मा तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ठीक है, एक पहली बार नहीं, तीसरी बार। और पहला कथन है कि दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, तो पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2003 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी शहर किस शहर को घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को, टोक्यो को, वियना को या ज्यूरिख के? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है, ऑस्ट्रिया में उसकी राजधानी है वियना, उसको रहने योग्य सबसे अच्छा शहर घोषित किया है, ठीक है। और वियना ने लगातार तीसरे साल यह जो खिताब है अपने नाम किया है। वियना को संस्कृति, समृद्धि और बेहतरीन सार्वजनिक सेवाओं के लिए भी जाना जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, याद रखिएगा। 18वां प्रश्न, जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था दोस्तों, नोमैडिक एलिफेंट जो संयुक्त अभ्यास है भारत और मंगोलियाई सेनाओं का, यह 16वां संस्करण इस साल हुआ है। भारत व मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण मेघालय के उमरोई में विदेशी प्रशिक्षण नोड में 3 से 16 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ। इस संयुक्त अभ्यास में 45 सदस्यीय भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिक्किम स्काउट की एक बटालियन तथा अन्य शाखाओं के सैन्य कर्मियों द्वारा किया गया। इसका पिछला संस्करण जुलाई 2023 में कहाँ किया गया था? तो मंगोलिया में किया था, और इस बार 16वां संस्करण भारत के मेघालय के उमरोई में किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, 19वां प्रश्न। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया? ऑप्शन है आपके सामने नीदरलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड या जापान। तो सही उत्तर है दोस्तों जापान ने यह 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है। 20वां प्रश्न, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? तो यह खोज हुई है कहाँ? नीदरलैंड में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर या केरल में? तो सही उत्तर है दोस्तों इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। यह इमेज में आप देख सकते हैं। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात गुफा चित्रकला इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित लियांग करम्पुआंग की चूना पत्थर की गुफा में मिली है। इस गुफा में मिली पेंटिंग में एक जंगली सूअर और 3 मानव जैसी आकृतियां दिखाई गई है, और कहा जा रहा है कि यह पेंटिंग कम से कम 51,200 साल पुरानी पेंटिंग है दोस्तों, बहुत पुरानी हो गई, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है। किसमें यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, किसकी पेंटिंग है? तो एक जंगली सूअर और 3 मानव जैसी आकृति दिखाई गई है। आप यहाँ पे सूअर की तस्वीर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? नीदरलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान। तो सही उत्तर है दोस्तों जापान ने। 22वां प्रश्न, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबीइंग, ऑप्शन बी यूथ फॉर ग्लोबल पीस, ऑप्शन सी क्रिएटिव माइंड्स हेल्दी लाइफ्स, या ऑप्शन डी यूनेस्को यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गोइंग टुगेदर फॉर क्रिएटिव एंड वेलबीइंग एक वैश्विक युवा अनुदान योजना है जिसे यूनेस्को और के पॉप समूह 17 ने मिलकर शुरू किया है। इस योजना के तहत दुनिया भर के 100 युवा नेतृत्व वाली परियोजनाओं को फाइनेंस किया जाएगा। तो यूनेस्को द्वारा यह पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, मार्क रूटे, उर्सुला वान डेर लेयन या बोरिस जॉनसन। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, पहले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था कि उर्सुला वान डेर वार्सेन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष दोबारा चुनी गई है, ठीक है। और नाटो के जो अध्यक्ष थे जेंस स्टोल्टेनबर्ग, उनके जगह पर अब मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव चुने गए हैं। देखिए तस्वीरों में, तो नाटो के नए महासचिव होंगे मार्क रूटे। एक बार यहाँ एक्सप्लेनेशन में समझ लेते हैं। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे 32 देशों के नाटो के 14वें महासचिव होंगे। तो नाटो के 14वें महासचिव कौन है? मार्क रूटे, जो कि नीदरलैंड के हैं। और 32 देशों का संगठन, 32वां देश कौन बना था नाटो का? स्वीडन नाटो का 32वां देश बना था, ठीक है, 32वां सदस्य देश बना था।
अक्टूबर 2010 से 2024 तक 14 वर्षों तक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रहे मार्क रूटे को नाटो का महासचिव 26 जून 2024 को चुना गया। नाटो महासचिव के रूप में कार्यभार अब ये 1 अक्टूबर 2000 से संभालेंगे, जब मौजूदा महासचिव कौन है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। वर्तमान में ये 30 सितंबर को रिजाइन दे देंगे, मतलब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और 1 अक्टूबर से मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव होंगे, 14वें महासचिव। नॉर्वे के स्टोल्टेनबर्ग अक्टूबर 2014 से यह कार्यभार संभाले हुए हैं। और मैंने अभी चर्चा भी किया कि स्वीडन जो है 32वां सदस्य है, नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन है, और नाटो अभी वर्तमान में 32 देशों का संगठन है। और यूरोपीय यूनियन कितने देशों का, तो 27 देशों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार के बिहटा में, कर्नाटक के तुमकुरू में, महाराष्ट्र के सेनपुरा में या केरल के मलाईपड़ी में? तो सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक के तुमकुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर फतीह बिरोल, एंटोनियो गुतरेस या उर्सुला वॉन डेर लेयन? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर अजय माथुर ISA के। अजय माथुर एक भारतीय ऊर्जा के क्षेत्र के विशेषज्ञ है जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक चुने गए हैं। वे पहले ऊर्जा और संसाधन संस्थान के महानिदेशक और भारत के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक भी रह चुके हैं। वे जलवायु परिवर्तन पर भारतीय प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य भी रहे हैं। आप इमेज में उनकी तस्वीर को देख सकते हैं। डॉक्टर अजय माथुर ISA के वर्तमान महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली मिस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बनी है? मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व की पहली कौन बनी है? केंजा लेली, सतवाड़ी, सोफिया? ऑप्शन है आपके सामने, एक बार फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों। ऑप्शन ए केंजा लेली, ऑप्शन बी सतवाड़ी, ऑप्शन सी सोफिया या ऑप्शन डी एलेक्सा? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए केंजा लेली। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दाहिने में है उन्होंने इस AI को बनाया है और बाएं में है केंजा लेली। एकदम आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा कि आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो दाहिने साइड में इसको बनाने वाली है और बाएं साइड में केंजा लेली है। देखिए एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट मिस AI, तो हिजाब पहने केंजा लेली को दुनिया की पहली मिस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खिताब मिला है। वह मोरक्को की AI जनरेटर मॉडल है। इनकी सुंदरता देखकर हालांकि कोई भी असली नकली में धोखा खा जाएगा। इन्होंने 1500 से अधिक प्रतियोगियों का सामना किया और खिताब अपने नाम किया। ठीक है, इस विश्व प्रतियोगिता में दूसरे और तीसरे नंबर पर फ्रांस की लालिना और पुर्तगाल की ओलिविया थी, यानी दूसरे नंबर पर फ्रांस की लालिना और तीसरे नंबर पर पुर्तगाल की ओलिविया को चुना गया। केंजा ने अपनी जीत के बाद द पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हालांकि मैं कभी इंसान जैसी भावनाओं को महसूस नहीं कर पाती हूं, लेकिन इसे लेकर वास्तव में काफ़ी उत्साहित हूं। लैली को 40 साल की मिरियम बेसा ने बनाया है। तो इमेज में जो राइट साइड में है वो मोरक्को की कौन है? मिरियम बेसा, और इन्होंने बनाया है AI केंजा लेली, जिसे लैली भी कहा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया एंटारेस क्या है? पनडुब्बी है, AI उपकरण है, लाल अतिदानव तारा है या आक्रामक पौधा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी लाल अतिदानव तारा है। ठीक है, एंटारेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? सॉरी मैंने पीछे रिपीट कर दिया था गलती से, तीसरी बार, चौथी बार किसने? तो KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ली है। ठीक है, मैं एक करेक्शन कर दूं, मैंने पिछले तीसरी बार बोल दिया था, तो ये चौथी बार है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेज में बीच में बैठे हैं KP शर्मा ओली। भारत से इनके खट्टे मीठे संबंध रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला मसौदा कानून अपनाया है? माली, नाइजर, बुर्किना फासो या चाड? तो सही उत्तर है दोस्तों बुर्किना फासो समलैंगिकता को अपराधित घोषित करने का मसौदा कानून अपनाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई?
ऑप्शन है आपके सामने न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया या वाशिंगटन डीसी। तो आपको ये सब याद रहना चाहिए दोस्तों। ये घटना अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत में हुई थी। और दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा गोली का निशाना 13 जुलाई 2024 को उस समय बनाया गया जब वे पेंसिल्वेनिया प्रांत के बटलर शहर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। और दोस्तों इस वीडियो जो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ एडिटोरियल से संबंधित, हमारा जो यूट्यूब पे स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे ना प्रतियोगिता दर्पण की एक सीरीज है जिसमें मैं पूरे मंथली मैगजीन को कवर किया हूँ और एक बहुत अच्छा वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा। हर महीने की एक वीडियो है, तो आप उसको ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि वहाँ पे ना 1 लाइनियर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को बनाया गया है और ऐसे एक्सप्लेन किया गया है जैसे कि आपको ना मतलब फिट बैठ जाएगा। तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आप स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे जो प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज़ है मंथली, उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या फिनलैंड? तो सही उत्तर है दोस्तों डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, जिसका शॉर्ट नेम है रिम पैक, कहाँ आयोजित किया गया? यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास कौन कर सकता है जिसके पास सबसे बड़ी समुद्री शक्ति है यानी सैन्य शक्ति है? तो वो है अमेरिका। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम पैक हवाई में आयोजित किया गया, अमेरिका के हवाई में है यह। और यह अभ्यास यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन सम संख्या वाले वर्षों के जून और जुलाई महीने में होता है, यानी 20 में होगा, 22 में होगा, 24 में होगा, 26 में होगा। ठीक है, 2020 में यह अभ्यास अगस्त में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में एशिया प्रशांत और उससे आगे के 19 देशों के सशस्त्र बलों को शामिल किया जाता है। तो कहाँ का है? अमेरिका का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मार्क रूटे, गिट विल्सन, सिग्रिड कॉग या डिक सॉफ? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, डिक सॉफ। यहाँ पे आप इमेजेस में उनकी तस्वीर देख सकते हैं साइकिल चलाकर संसद भवन जाते हुए। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? पुष्पक, त्रिलत, इंदु या व्योमित? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, पुष्पक। 35वां प्रश्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस में RLV को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये योजना, एक बार देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की 21 वर्ष से 65 वर्ष की वंचित महिलाओं को, इस आयु के बीच की वंचित महिलाओं को हर महीने 1500 रुपया वजीफा मिलेगा। इस योजना का मकसद राज्य भर में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हर महीने एक मुश्त रकम देने की, मतलब हर महीने एक रकम देने की योजना है। तो इसमें क्या है, 21 से 65 साल की जो महिलाएं हैं उसको 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कौन सी योजना? तो मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना। अगला प्रश्न, भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? तो आपको पता होगा इसी साल भारत ने T20 विश्व कप का फाइनल जीता है। कितने सालों बाद? तो 13 सालों के बाद, क्योंकि इससे पहले जो ICC विश्व कप का खिताब जीता था भारत, वो था 2011 में 50 ओवरों का जो वर्ल्ड कप था वो जीता था। और अब 13 साल बाद 2024 में ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है। और ICC T20 वर्ल्ड कप का विजेता भारत दूसरी बार बना है। इससे पहले जो पहला विश्व कप था 2007 में, उसमें भी भारत ने ही जीता था। ठीक, तो 13 साल के बाद जीता। उसी से संबंधित सारी ये ब्यौरा दिया गया है। इसको विस्तार से देखना है तो प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज आप जरूर देखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत नेक्स्ट, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, अश्विनी वैष्णव ने, निर्मला सीतारमण ने या S जयशंकर ने? तो अश्विनी वैष्णव ने किया था। 38वां प्रश्न, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? इंडिया गेट में, राष्ट्रपति भवन पर, भारत मंडपम में या विज्ञान भवन में? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत मंडपम में। भारत ने
21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक की मेजबानी की। यह पहली बार था जब भारत ने इस बैठक की मेजबानी की थी। इस बैठक में दुनिया भर के कई देशों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें एक था असम के मोइदाम ऐतिहासिक टिले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करना, और इसका पूरा डिटेल आपको प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज में मिल जाएगी, जो कि स्टडी अफेयर्स की यूट्यूब चैनल के एक प्लेलिस्ट दिया गया है प्रतियोगिता दर्पण 2024, उसी के वीडियो में आपको पूरा डिटेल से इसको समझाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन आपके सामने रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन। यहाँ पे देख सकते हैं शपथ लेते हुए। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? पुणे, नागपुर, नासिक या औरंगाबाद। तो सही उत्तर है दोस्तों नासिक। एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुंधति भट्टाचार्य, रजनीश कुमार, दिनेश कुमार खारा या श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो ऑप्शन डी सही है, श्रीनिवासुलु शेट्टी सही उत्तर है। शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शेट्टी अभी बैंक के प्रबंधन निदेशक यानी एमडी के पद पर है। उनका कार्यकाल 28 अगस्त या उसके बाद से 3 साल के लिए अवधि के लिए रहेगा, यानी 28 अगस्त से वह एसबीआई के अध्यक्ष बन गए हैं और 3 साल तक ये रहेंगे। वह मौजूदा एसबीआई अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का जगह लेंगे। तो दिनेश कुमार खारा के जगह पर एसबीआई के नए अध्यक्ष है श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, सुनील शेट्टी का नाम याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा। अगला प्रश्न, किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों, आपको अब 4 टेनिस खिलाड़ी के ऑप्शन में देंगे, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, सुमित नागल या लेनर पेस। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुमित नागल, भारत के युवा टेनिस स्टार। इमेज में आपको देख सकते हैं। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई में, नागपुर में, विजयवाड़ा में या लखनऊ में? तो सही उत्तर है दोस्तों विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया। इसकी ऊंचाई जमीन से 206 फीट है। इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। यह दुनिया की टॉप 15 सबसे ऊंची मूर्तियों के लिस्ट में शामिल हो गई है। तो कितनी ऊंचाई है इसकी? 206 फीट। किनकी? BR अम्बेडकर की। कहाँ? विजयवाड़ा में। क्या नाम दिया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, अगला प्रश्न, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया? तो नाम से ही है दोस्तों, आशा यानी आशा भोसले। ठीक है, और मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा लॉन्च की गई। इस मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित रहे। उनके अलावा सोनू निगम, आशा ताई की पोती जनाई भोसले भी मौजूद रहे। इस अवसर पर गायक सोनू निगम ने आशा भोसले के चरण भी धोए। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन क्या आपके सामने, साइमन मार्क, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला या अजय भूषण पांडे। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, साइमन माइक। थोड़ा देख लेते हैं। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार और कई पुरस्कार विजेता प्रोफेसर साइमन मार्क को अपना कुलपति नियुक्त किया है। मार्क यानी साइमन मार्क भारतीय संस्थान के संस्थापक कुलपति के पद पर नियुक्त होने वाले पहले गैर भारतीय हैं। ठीक है, इमेज में उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न भी है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? अभियुक्त पोर्टल, वृद्धि पोर्टल, भविष्य पोर्टल या विकास पोर्टल? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, भविष्य पोर्टल। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस पोर्टल की शुरुआत की है। कौन सी पोर्टल? भविष्य पोर्टल। किसके साथ? बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ ही पेंशनर्स बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के बैंक अकाउंट में पेंशन वाले लोग भविष्य पोर्टल को यूज कर सकते हैं और सरकार आगे चलकर इसे सारे बैंकों से भी जोड़ने का योजना बना रही है। अभी इन बैंकों से जोड़ी गई है और बाकी आगे चल के इसे पूरे बैंक से लिंक अप किया जाएगा। तो सरकार ने, केंद्र सरकार की पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यह भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अस्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन यानी SCPRS कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। तो सही उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली। नेक्स्ट, मर्सर की
कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई या मुंबई? तो ड्रीम सिटी मुंबई को माना गया है। 49वां प्रश्न, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? किस राज्य में ये घोषणा की गई है? केरल में बनाया जाएगा, तेलंगाना में या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद में। हैदराबाद के नॉलेज सिटी रायदुर्गम में न्यूयॉर्क के तर्ज पर, जो जैसे न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे बनाया जाएगा टी स्क्वायर बनाया जाएगा। हाल ही में इस बात पर घोषणा तेलंगाना सरकार ने की है। ठीक है, और आज का अंतिम और 50वां प्रश्न, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? 62, 71, 79 या 100? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 71। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023-24 के मुताबिक भारत का समग्र SDG स्कोर 71 है और यह साल 2021 में 66 था और 2018 में 57 था। यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेजेज में 2018 में 57 स्कोर है, 2019-20 में 60 स्कोर है, 2020-21 में 66 और अब 2023-24 में 71 स्कोर जा पहुंचा है। तो कुछ और जान लेते हैं। तो 2018 और 2024 के बीच सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के स्कोर में 25 की वृद्धि हुई है। इसके बाद जम्मू कश्मीर 21 की वृद्धि हुई है, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड 19, उसके बाद सिक्किम में 18, हरियाणा में 17, असम, त्रिपुरा, पंजाब में 16, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में 15 की वृद्धि हुई है SDG स्कोर में। साल 2023-24 में लक्ष्य 11 यानी संवहनीय शहर और समुदाय के तहत सीवेज उपचार क्षमता में 51% तक की बढ़ गई है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण 78.46% तक बढ़ा है। वहीं 97% वार्डों में 100% डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रह हो रहा है, जबकि 90% वार्डों में 100% स्रोत पृथक्करण की सुविधा है। जबकि लक्ष्य 15 यानी जमीन पर जीवन के तहत साल 2023-24 में जो स्कोर है वो 75 हो गया है। लगभग 25% भौगोलिक क्षेत्र वनों और पेड़ों के अंतर्गत आता है। तो इतने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SDG गोल वाइज परफॉर्मेंस इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जितने गोल हैं उसको अलग अलग करके उसकी क्या है स्थिति, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो टोटल 16 SDG गोल है उसकी 16 नो प्रॉपर्टी 72 से लेकर पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी इन 16 गोल में क्या क्या अभी रैंकिंग उसका पूरा एवरेज मिला करके 71 आया है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर यह वीडियो यानी एडुटेरिया का ये जो सीरीज जो आज प्रैक्टिस सेट पहला था, ये सीरीज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आपके दोस्त हो जो कि कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ शेयर भी करिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। और अंत तक बने रहे के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी अफेयर्स।